नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। 3 में टाइम थोड़ा लगेगा, ABCD है, सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पहले कहा है क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, जैसा कि मैं पीछे से निकालता चला आ रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए पहले से निकालता हुआ चला आ रहा हूं। उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बताया सबसे ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद बताया नेट सेल्स नीचे लिखा जाएगा, इनटू 100 कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद नेट सेल नीचे लिखा जाएगा, इनटू 100 कर देंगे। आपको आगे ध्यान देना है, ए में क्या बोला है, टोटल सेल 47,99,228 दिया है। सेल्स रिटर्न 99,228 दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 34,64,000। आपको मेरे भाई ध्यान देना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में ना तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया ना तो नेट सेल दिया। तो नेट सेल को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कर देते हैं। नेट सेल निकालने के लिए टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये आपका फॉर्मूला होता है। टोटल सेल कितने का दिया गया है, टोटल सेल दिया गया है 47,99,228 ना, माइनस कर दो सेल्स रिटर्न दिया गया है 99,228, आपका आ जाएगा 47 लाख रुपया, आपका आ जाएगा क्या, नेट सेल। अब आपको क्या जानकारी चाहिए, नेट सेल आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में सेल में से सेल्स रिटर्न करा घटा देंगे, नेट सेल आ जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है मेरे भाई, अब आपको ध्यान देना है, हमें चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। हमें चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन में दिया है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। नेट सेल क्वेश्चन में कितना दिया है, 99 लाख, सॉरी नेट सेल दिया गया है, निकाला है मैंने 47 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है कितने रुपए का, 34,64,000, माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना, 12,36,000 ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना है, इतना अपनी कॉपी में लिखना। आगे चलते हैं मेरे भाई, क्या करना है, हमें मिल गया नेट सेल, हमें मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम क्या निकाल लेंगे, अब आ जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए। आपको ध्यान देना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखो, नेट सेल नीचे रखो ना, नेट सेल नीचे रखो इनटू 100। अब आपको इसको कैलकुलेटर से या वैसे जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है 26.30% आपका प्रॉफिट आया। मतलब जितने का बेचे हैं, एनालिसिस क्या किया जाएगा, जितने की बिक्री हुई है उसका 26.30% क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आया हुआ है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, आपका ए वाला टॉपिक सॉल्व हो गया। जब ए वाला टॉपिक सॉल्व हो गया तो आपको मैं अब बताने जा रहा हूं बी वाला टॉपिक कैसे सॉल्व होगा। आपके सामने तीसरे नंबर क्वेश्चन का बी टॉपिक क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक 40,000 का दिया है, परचेज दिया है 6,20,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का,
क्रेडिट सेल 6 लाख का, कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल का। कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन अलग से पेपर में बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन क्या होता है, अलग से पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, याद रखना, पहले फॉर्मूला तो मालूम ही होना चाहिए सब क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला क्या पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का इक्वल मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यही फार्मूला होता है। तो मेरे भैया कहीं पर ग्रॉस प्रॉफिट दिखा तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा नेट सेल मालूम करने के लिए मैंने बताया है। सबसे पहले आप नेट सेल मालूम करेंगे। नेट सेल का मतलब क्या होता है, नेट सेल का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। चाहे नेट सेल यहाँ कहें, चाहे कहें यहाँ पर हम टोटल सेल। इसमें देख लेते हैं, सेल्स रिटर्न तो दिया नहीं गया है, तो आपको सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में क्या होगा, कैश सेल और क्रेडिट सेल, उधार और नकद दोनों को शामिल किया जाता है। अब आपको आगे हम बताना चाहते हैं, आगे हम क्या बताना चाहते हैं, उधार और नकद दोनों शामिल किया जाता है। क्वेश्चन में देखो, कहीं पर देखो क्रेडिट वाला तो दिया है लेकिन कैश वाला नहीं दिया है, तो आपको मालूम करना पड़ेगा क्रेडिट वाला दिया है लेकिन कैश वाला नहीं दिया है। तो आपको सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा क्रेडिट वाला दिया है लेकिन कौन सा नहीं दिया है, कौन सा नहीं दिया है, कैश वाला नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप मानेंगे, हम मानेंगे एज्यूम्ड अमाउंट टोटल x इक्वल टू x। हम एज्यूम करेंगे टोटल सेल्स इक्वल टू x। हम यहाँ पर एज्यूम कर लिए। कैश सेल, टोटल सेल का क्वेश्चन में बोला है 25%, क्वेश्चन का कितना बोला है 25%। हम निकाल लेंगे x इंटू 25 अपॉन 100 प्लस कर देंगे, कितना है क्रेडिट वाला सेल, कितना है क्रेडिट वाला सेल है 6 लाख। याद रखना हमारी बात को, टोटल सेल हम एज्यूम किए हैं, हम माने हैं x, क्योंकि टोटल सेल क्वेश्चन में नहीं दिया है। उसके बाद कैश सेल दिया है, टोटल सेल का 25%, टोटल सेल x है इसी का 25% प्लस कर देंगे क्रेडिट सेल में। अब टोटल सेल के नीचे x है आपका, x का 25% निकालेंगे तो 0.25 x माना जाएगा, प्लस होगा आपका 6 लाख। इस 0.25 x को बाएं पक्ष में लाएंगे, इस 0.25 को बाएं पक्ष में लाएंगे, अपने आप में होता है 1, अपने आप में होता है 1, x माइनस 0.25 x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 लाख। अब आपका x माइनस करेंगे तो अपने आप में 1 है, 0.75 x इक्वल टू आ जाएगा 6 लाख। उसके बाद x इक्वल टू 6 लाख में 0.75 x 75 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया जाएगा 0.75 से, तो आपका टोटल सेल आ गया कितना 8 लाख। इसको याद रखना स्टूडेंट। एक बार फिर से बताते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्रेडिट सेल बोल दिया, कैश सेल के लिए बोला है टोटल सेल का क्या परसेंट 25%। तो हम मानेंगे टोटल सेल हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम करना पड़ेगा x हमारा कैश सेल है, x इंटू 25 अपॉन 100 प्लस कर देंगे 6 लाख रुपया। उसके बाद कर देंगे x यही, तो x अपने आप में 1 है, 0.25 x हो जाएगा 6 लाख। लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो x अपने आप में 100 होता है, 100 मतलब 1 होता है, 1 का मतलब माइनस 2.5 x इक्वल टू 6 लाख, माइनस कर देंगे 0.75 इक्वल टू 6 लाख, डिवाइड कर देंगे 8 लाख रुपया आपका क्या आ गया, 8 लाख रुपया आपका टोटल सेल आ गया है। आपको अब क्या ध्यान देना है, नेट सेल आप टोटल सेल आपका निकल के आ गया, मतलब टोटल सेल आपका निकल के आ गया, आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। देखो नेट सेल यानी कि टोटल सेल, दोनों बात एक ही हुई, क्योंकि सेल में से सेल्स रिटर्न घटाते हैं तभी आता है। अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, आगे हमको ध्यान देना है, क्या पता करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल या सेल्स, यहाँ पर रिटर्न तो है नहीं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल कितने रुपए का दिया गया है, नेट सेल दिया गया है 8 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने रुपए का दिया गया है, आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने रुपए का दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं दिया है। तो देखो भैया कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, निकालना आप सीख जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अभी तक नहीं मिला है, याद रखना, अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला नहीं मिला है। तो फॉर्मूला याद करिए, हमारे साथ लिखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ऐसे लिखो, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग में परचेज ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट का मतलब जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है उसको ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखो भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000, परचेज दिया है कितना 6,20,000, ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे, अगर कोई होगा डायरेक्ट कोई खर्चा नहीं है, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 10,000, लिख लेंगे 6,60,000 माइनस 10,000 आपका हो जाएगा 6,50,000 होगा कि नहीं होगा, 6,50,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है 40, परचेज दिया है 6,20,000, माइनस कर देंगे क्लोजिंग, ऐड कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, आ जाएगा। अब आप निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल है हमारा, देखो नेट सेल है 8 लाख और 6,50,000 रुपया हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आपका 1,50,000। आपको ध्यान देना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 1,50,000, सेल हमारा कितना है 8 लाख रुपए का सेल है, डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो आंसर दिया है 18.75 यही आएगा। याद रखना हमारी बातों को, क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा का मतलब एक अकेले ही पूछेगा, ये नहीं कि इकट्ठे पूछ लेगा आपसे, इकट्ठों पूछ लेगा तो बड़ा नंबर में पूछेगा, 20-25 नंबर में पूछेगा भी, याद रखना। तो पहले क्या निकाला गया, सेल निकाला गया है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला गया है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाला गया है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेना है। यहाँ पर आपका लास्ट में 18.75 लिखा गया है, इसको याद रखो, 1,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट, उसके नीचे नेट सेल लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है 18.75 आपका उत्तर लिखा गया है। बी हो गया, कोई बात नहीं है, बी हो गया। हम सी को भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से, आप इसे देखते रहिए। आपको अब मैं सी नंबर बताने जा रहा हूं, उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन सी क्या कहता है, अ कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। कंपनी 20% कॉस्ट का प्रॉफिट अर्न करती है। इट्स क्रेडिट सेल आर टू इट्स कैश सेल। द क्रेडिट सेल 5 लाख रुपीज, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कंपनी, देखो भैया क्वेश्चन में क्या बोला है,
ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 20% लेना है। क्रेडिट सेल कैश सेल का कितना दिया हुआ है? क्रेडिट सेल जो दिया गया है कैश सेल का दुगना है। उधार बिक्री नगद बिक्री की दूनी है। तो आपको निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देखो भैया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में बार बार फॉर्मूला लिखते चले आए, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो आपको याद रखना है, आपको समझना है, आपको आगे बढ़ने का काम करना है। आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले निकालना है, इसमें क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट सेल 5 लाख रुपया। क्वेश्चन में दिया है, सी आप सॉल्व कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स 5 लाख रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, कह रहे हैं कैश सेल इसी का आधा है। कैश सेल्स क्रेडिट सेल का आधा है। कैश सेल है 5 लाख, 5 लाख का आधा क्रेडिट सेल हो जाएगा 2,50,000, टोटल हो जाएगा 7,50,000। टोटल सेल आपका कितना हो गया? 7,50,000। याद रखना, क्रेडिट सेल दिया गया है 5 लाख, 5 लाख का आधा कैश सेल है, तो टोटल सेल आपका मतलब इसी का आधा ऐड कर दो, टोटल सेल आपका आ गया 7,50,000। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ने का काम करना है। आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है कॉस्ट का 20% फायदा बोल रहा है, कॉस्ट का 20% फायदा। ठीक है, अब आपको पता है मैं कॉस्ट कहीं मिली? आपको कॉस्ट दिया ही नहीं गया क्वेश्चन में, तो आपको मानना पड़ेगा एज्यूम कॉस्ट इक्वल टू यक्स। हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम्ड में कॉस्ट कितना आपको यक्स मानना पड़ेगा। जब आप कॉस्ट को यक्स मानेंगे तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट में फ़ायदा जोड़ देते हैं, कॉस्ट में जब फ़ायदा जोड़ देते हैं तो आपका सेल्स निकल के आ जाता है। तो आपको कॉस्ट आपने कितना माना? कॉस्ट आपने माना हुआ है यक्स, कॉस्ट ने आपने माना हुआ है यक्स। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में बोला है 20%। 20% किसका? यक्स का 20%। इसी यक्स का कॉस्ट एक्स माना, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ प्लस रखो। इसी यक्स का कॉस्ट का 20/100। सेल कितना दिया भैया? 7,50,000। अब रखो यक्स प्लस यक्स का 20%, 0.2 यक्स अपॉन 20 से आपका यही आएगा इक्वल टू 7,50,000। इन दोनों को जोड़ दो, एक यक्स हो 0.20 यक्स है, तो 1.20 यक्स इक्वल टू 7,50,000। अब आपको ध्यान देना है, यक्स मतलब कॉस्ट आपका कितना आएगा? 7,50,000 में क्या कर दो? 1.20 से भाग दे दो। 1.20 से जब आप भाग दे देंगे तो आपका क्या आएगा? आपका आ जाएगा 6,25,000। क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? इसको भाग दे के देखिए, 7,50,000 ठीक है, भागे 1.2, इसे आप भाग दे के देख लीजिए। अब आपको क्या ध्यान देना है? 6,25,000 आपका क्या आ गया? आपका कॉस्ट आ गया। तो आपको क्या चाहिए अब? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है आपका। तो मेरे भैया क्या ध्यान देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट टोटल सेल आ गया, टोटल सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, टोटल सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? टोटल सेल 7,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 6,25,000। 7,50,000 में 6,25,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, आंसर कितना दे रहा है? 1,25,000 आएगा यहाँ पर माइनस करने पर। आंसर आपका आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000, सेल आपका कितना आया है? 7,50,000,
गुणे 100 आपका आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 16.67% आपका प्रॉफिट आ गया। याद रखना है क्वेश्चन बड़ा है, तो अब हम क्या करें भाई, सॉल्व करना है। कैश सेल में क्रेडिट सेल का आधा कैश सेल है, जोड़ देंगे टोटल सेल आ जाएगा। आपको मानना पड़ेगा कॉस्ट का, कह रहा है 25%, कॉस्ट है नहीं पता तो कॉस्ट आप मानेंगे यक्स का 20% फायदा लो इक्वल टू से, यही होता है सेल का फॉर्मूला। उसके बाद सब कैलकुलेट कर लिया गया, आ गया आपका क्या 6,25,000 एक्स कॉस्ट आ गई। उसके बाद आपके ग्रॉस प्रॉफिट के लिए टोटल सेल में से नेट सेल माइनस कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 16.67। इसके बाद आपको हम डी बताने जा रहे हैं। डी में कहता है ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, सेल्स दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है। एम है आपको क्या करना है, एम है आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना करके क्या निकाल देना है, ट्रेडिंग अकाउंट बना करके आपको निकाल देना। आपको ध्यान देना है क्या बनाएंगे हम, क्वेश्चन में जो दिया है उसी के हिसाब से हमें बना देना है ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा। ऐसे आप अपनी कॉपी में लिखिए ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, ऐसे बनता है ना, बायां पक्ष डेबिट दायां पक्ष क्रेडिट, ठीक है। आपको ध्यान देना है सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्य ओपनिंग स्टॉक दिया है, कहां रहता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में, 18,000 डेबिट में लिख दो। फिर क्लोजिंग दिया है क्रेडिट में रहता है, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 22,000। परचेज दिया है डेबिट में रहता है, परचेज ट्रेडिंग के, परचेज कितने का दिया है, परचेज दिया गया है 6,20,000। उसके बाद क्या दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक हो सॉरी परचेज दिया गया है, गलत कर दी हम, दूसरे का देखने लगे, दूसरे का, ठीक है, दिया गया है परचेज 46,000। फिर उसके बाद वेजेज दिया है, वेजेज कितने का दिया गया है 14,000। उसके बाद दिया है सेल्स 80,000। उसके बाद दिया गया है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 4,000। क्रेडिट आएगा 1,02,000, 1,02,000। उसके बाद क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस कर लीजिए, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 20,000। देखो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आप निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20,000, 80,000 हमारा नेट सेल इंटू 100 कितना आएगा, परसेंटेज निकाल लेंगे तो वही आएगा 16.67%। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है, एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन के बाद आपको 4th नंबर बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए रेशियो एनालिसिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, पूरी वीडियो को देखना है और जितना मैं बताऊं उसको पूरा समझना है। आपको किसी एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में आप लिख लेंगे रेशियो एनालिसिस। चैप्टर का नाम हमारा है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस को हम कह सकते हैं रेशियो अकाउंटिंग। रेशियो अकाउंटिंग हिंदी में कहते हैं अनुपात विश्लेषण।
इसका मतलब क्या है आपको ध्यान देना है। रेशियो एनालिसिस आप इसके पहले कभी पढ़ चुके होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके पहले आप पढ़ चुके होंगे क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो रेशियो एनालिसिस होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाया गया रहता है, इसी फाइनेंशियल अकाउंट के जो टॉपिक होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो रिलेशनशिप में एक्सपेंसेस होते हैं, उनको एनालिसिस किया जाता है। उनके बारे में एनालिसिस करके पूरी जानकारी प्राप्त कर दी जाती है। जैसे आपके सामने 2 ईयर के प्रॉफिट दिए रहेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट 2 ईयर के दिए रहेंगे 2020 टू 2023, थोड़ी देर के लिए मानिए 2022 2023। 2022 में मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट हुआ और 23 में 12,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यही इसमें एनालिसिस किया जाएगा, इसका परसेंटेज निकाला जाएगा, इसका रेशियोज निकाला जाएगा, इसका टाइम्स निकाला जाएगा और इससे पता लगाया जाएगा कि इसमें प्रॉफिट कम क्यों था, इसमें प्रॉफिट बढ़ क्यों गया। तमाम चीज़ें होती हैं। अब आपको ध्यान देना है रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है। फाइनेंशियल अकाउंट जो आप पढ़े हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़े हैं, अगर आपने कंपनी का अकाउंट पढ़ा है, कौन सा अकाउंट, कॉरपोरेट अकाउंट, कॉरपोरेट अकाउंट, कॉरपोरेट अकाउंट पढ़ा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप पढ़े होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बाद बैलेंस शीट आप पढ़े होंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं किसका, ये होती हैं इसी का एनालिसिस हम लोग करेंगे रेशियो एनालिसिस में, जो इनके अंदर टॉपिक्स होते हैं। तो हमारे सामने पूछता है मीनिंग्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण से क्या आशय है। तो आपको यहां रखना, रेशियो का मतलब सबसे पहले आपको आना चाहिए। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है अरिथमेटिकल, मतलब होता है अंक गणितीय, जो अंकों में लिखा गया है। भाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखा रहेगा 10,000, 12,000, नेट प्रॉफिट लिया गया 9,000, यहाँ पर लिखा रहेगा 8,000, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा स्टॉक, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, यहाँ लिखा रहेगा 10,000, यहाँ लिखा रहेगा 9,000, कुछ भी लिखा रहेगा। तो इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंट, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसी को हम लोग पता करेंगे इसमें, इस चैप्टर में। इसी को पता करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा, ऐसा क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। तो आपको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसे आपको पढ़ना है। हमारे सामने कहा गया है कि इसमें जो होता है 2 तरह की आइटम्स दिए हो सकते हैं, 2 तरह के अमाउंट दिए हो सकते हैं, 2 तरह के कोई अंक दिए हो सकते हैं, अरिथमेटिकल डाटा दिए हो सकते हैं। उसी का हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, एक दूसरे का संबंध निकालेंगे। परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है, परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है। उसके अलावा टाइम्स मतलब गुना के रूप में निकाला जाता है। उसके अलावा परसेंट रेशियो के रूप में निकाला जाता है। अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पर जो जी टॉपिक मिल रहा है उसे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है टाइप्स ऑफ रेशियो, मतलब कितने टाइप्स के रेशियो आपको मिलेंगे। तो आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना नहीं है, केवल समझना है बस। क्या समझना है, फाइनेंशियल अकाउंट जो हम लोगों ने पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ो रहा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा, जो हम लोग बनाते हैं अकाउंटिंग में, यही आपको अपनी कॉपी में जो हम लोग क्वेश्चन हमारे सामने दिया रहेगा, 2 तरह के दिए रहेंगे।
उन दोनों में अंतर क्यों है, कैसा है, उसी का एनालिसिस करना रेशियो एनालिसिस कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले समझना है, पहला दिया गया है प्योर रेशियो या सिंपल रेशियो। पहला दिया गया है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब क्या है? सिंपल रेशियो का मतलब दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया रहेगा करेंट एसेट्स 4 लाख 4 लाख रुपए की, और क्वेश्चन में दिया रहेगा करेंट लायबिलिटीज 3 लाख रुपए की। अब आप समझिए, तो सब में 4 जीरो है, 5 जीरो है, 5 जीरो से कट जाएगा, 4:3। इसे कहते हैं सिंपल रेशियो या प्योर रेशियो, मतलब कि इसे कहते हैं हिंदी में साधारण अनुपात या शुद्ध अनुपात कहते हैं। ऐसे दिया रहेगा, 2 आइटम्स दिए रहेंगे, चाहे करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी और भी सारी चीज़ें दी रहती हैं, उसको हम क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यह रेशियो जो होता है दोनों के मध्य का रेशियो निकाल देता है। इसमें किस रेशियो में? सिंपल रेशियो में या प्योर रेशियो में। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें दी रहेंगी, फिक्स असेट्स, करंट लायबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ऐसा होता है। अब आपको ध्यान देना है, सेकेंड नंबर आपको लिखना है परसेंटेज रेशियो। परसेंट रेशियो में क्या होता है? इसमें परसेंट निकाला जाता है। कह देंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया सेल्स 4 लाख रुपीज़ और इसका जो दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए मिल गया हमें 20,000, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए कहता है। यहाँ पर आंसर जो निकल के आएगा परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, परसेंट में आपको निकालना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आपको आगे मिल रहे हैं, आगे हम आपको बता रहे हैं। आपको ध्यान देना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा है टाइम। टाइम मतलब होता है गुना, गुना के रूप में जो निकलता है, दर के रूप में जो निकलता है, रेट के रूप में जो निकलेगा और टाइम के रूप में जो निकलेगा। टाइम के रूप में जो निकलेगा, जैसे कहा जाता है कि सेल्स और स्टॉक, सेल मान दीजिए दे दिया गया 5 लाख रुपए का और स्टॉक दे दिया 20,000 रुपये का, स्टॉक दे दिया 20,000 रुपये का। इसका कैसे गुना निकाला जाएगा? इसका गुना निकाला जाएगा, 5 लाख ऊपर रख दीजिए, 20,000 नीचे रख दीजिए। 20,000 जब आप नीचे रख लेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 गुना। ठीक है, तो टाइम लिखा जाता है, टाइम लिखा जाता है, टाइम लिखा जाएगा यहाँ पर। ये आपका रेशियो के टाइप्स हो गए। आपको ध्यान देना है, पहला सिंपल रेशियो, परसेंटेज रेशियो, रेट रेशियो। अब आप समझिए इसके प्रॉफिट क्या दिए होते हैं। क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, इसके प्रॉफिट क्या हैं, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हमारे सामने लिखा गया है, हमारे सामने लिखा गया है, आप लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। दिया गया है यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर। जो अकाउंटिंग का फिगर दिया रहेगा, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंट बना लिए हैं, फाइनेंशियल अकाउंट बना लिए हैं या कॉर्पोरेट अकाउंट बना लिए हैं, जैसे कंपनी का अकाउंट बनाते हैं हम लोग, जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, वैसे बैलेंस शीट वगैरह पूरा बना रहेगा। आपके सामने दिया रहेगा, पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी रहेगी, आपके सामने प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो पहला कहा है कि यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर, लेखांकन संख्याओं के सरलीकरण में सहायक। जो उसमें ट्रेडिंग पीएल में लिखा गया है, बनाया गया है बढ़िया से, उसी से निकाल करके जब हम सॉल्व करेंगे तो जो फिगर होंगे, जो मेन फिगर होंगे, उसके बारे में हमको डायरेक्ट पता लग जाएगा। जैसे ट्रेडिंग पीएल आपके सामने बना कर दिया है, तो ट्रेडिंग में आप देखते हैं सेल लिखा रहता है, पीएल में निकल के आता है नेट प्रॉफिट, तो आप सेल की तुलना नेट प्रॉफिट की तुलना सेल से कर सकते हैं। सेल की तुलना किससे कर सकते हैं? उससे कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से कर सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तुलना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अनुपात में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सॉल्व करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं।
आपको सेकंड ध्यान देना है, कहा गया है यूजफुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, मतलब कि यूजफुल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके डाटा को हमें मालूम किया जाता है। यहाँ पर इसे ये प्रॉफिट है इसकी, कह रहा यूजफुल असेसिंग द ऑपरेशनल इफिशियंसी, मतलब कि जो बिजनेस चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसके बारे में, उसकी कुशलता के बारे में, शानदार तरीके से मैनेजमेंट कैसे हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, फाइनेंस में बिजनेस की कहाँ से पैसा आ रहा है, मान लीजिए प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसको प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, उसका जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। आगे कहा है यूजफुल लोकेटिंग वीक स्टॉप ऑफ बिजनेस, मतलब कि अगर कोई बिजनेस में कमियां हैं तो उसको ढूंढने में सहायता मिलती है, हेल्पफुल होता है। अगला है यूज ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, मतलब कंपैरेटिव मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना उसके लिए। अगला हेल्पफुल कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, उसके बाद यूजफुल कंट्रोल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बारे में आपको, आपके पास जो बुक होगी उसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक आपका मिलता है प्रोबेबिलिटी रेशियो। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन मिलता है, पहला जो टॉपिक मिलता है, किससे रिलेटेड मिलेगा आपको? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसे बोलेंगे, हिंदी में भी लिख देते हैं लाभदायकता अनुपात। याद रखना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब आप क्या बनाते हैं, ऐसे समझना है आपको, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है, यहाँ पर आपका सेल लिखा जाता है, यहाँ पर आपका सेल लिखा जाता है, यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आता है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस जो होता है प्रॉफिट को अर्न करना होता है। कोई भी बिजनेस हो, हम बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, बड़ी बड़ी फर्में बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, लाभ कमाना होता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको इसका मतलब समझा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब। तो किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस में जो लोग एम्प्लॉइज लगे होते हैं उनको भी इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वो भी देखते रहते हैं बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा वेजेज बढ़ेगा, हमारा वेजेज इंक्रीज होगा, हमारी सैलरी इंक्रीज होगी और हमें अलाउंसेस मिलेंगे, हमें फैसिलिटीज मिलेंगी। सीधी सी बात है, एम्प्लॉय के मन में भी इच्छा होती है। उसके बाद जो एम्प्लॉय होते हैं उनके मन में तो इच्छा होती है, लेकिन उसके पहले किसके मन में इच्छा होती है? मैनेजमेंट के, मालिक के मन में इच्छा होती है, कंपनी के मन में इच्छा होती है। भाई बिजनेस बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने से क्या होगा? आगे हम अपने बिजनेस को और आगे ले जाएंगे, हमारा नाम होगा। तो हम इसे, जो हमारा नाम होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम इसे
प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में और कहीं मीडिया में, जहां पर भी होगा हम अपनी ख्याति गुडविल बनाने के लिए हम इसे दिखाएंगे। तो आपको ध्यान देना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब केवल यही इतना होता है, कोई भी बिजनेस होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, उस बिजनेस से रिलेटेड जुड़े हुए जो शेयर होल्डर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो सब सोचते हैं कि हमारा फायदा बढ़े, कोई अपने घाटे के बारे में नहीं सोचता है, ताकि बताया जा सके शेयर होल्डर को कितने रुपए का आपका शेयर है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बहुत सारे रेशियो आपको मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको एक एक करके टॉपिक वाइज बता रहे हैं। आप हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो ये जान लीजिए कि आपका कल्याण और हमारा कल्याण साथ साथ होगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। एक एक क्वेश्चन पर गारंटी है, अगर आपके पास बुक से कोई क्वेश्चन मैच ना करे तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना मैच करे तो हमसे बताएंगे, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तो इस बुक में एक खासियत होती है, जैसे किसी स्टूडेंट के पास पुरानी बुक होती है, किसी स्टूडेंट के पास नई बुक होती है, तो कि उसमें ईयर का थोड़ा फंडा अलग होता है। ईयर मतलब जो होता है डेट दे दिया रहता है, ईयर उसमें थोड़ा अलग अलग होता है, बाकी नियम कानून सब एक ही जैसे सॉल्व होंगी। इसको आपको याद रखना है, हमारी बातों को समझना है। क्वेश्चन आपके सामने हम शो करा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। याद रखना मैंने क्या बोल दिया, ईयर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आंसर वही आएगा, अमाउंट वही लिखा रहेगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताने का कष्ट जरूर करेंगे। आपको ध्यान देना है, आपके लिए हम पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एसरटेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। निम्न विवरण से सकल लाभ अनुपात का निर्धारण करें। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, कहा है सेल, हमारे बुक में दिया है 13-14, आपकी बुक में कोई और ईयर दिया होगा, याद रखना मैंने बोल दिया शुरू में, बार बार नहीं बोलना है। 14-15, ठीक है। सेल दिया गया है 5,07,50,000, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 75,000, उसके बाद 1,50,000। आराम समझिए। तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी रेशियो में मैंने अभी ट्रेडिंग अकाउंट में निकल के आता है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है, सेल में से केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए रहते हैं, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल में से माइनस हो जाता है, और जब डायरेक्ट मालूम माइनस हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों माइनस हो जाते हैं तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अपनी कॉपी में लिखिए। पहला क्वेश्चन का पहला नियम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हिंदी में कहते हैं सकल लाभ अनुपात। हिंदी में लेकिन नहीं लिखना है किसी को, आपको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 आपका फॉर्मूला होगा। आपके सामने जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कब कब दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए ईयर जो भी दिया हो, इसको ईयर को अपना समझ लेना, 13-14 में, तो आपको निकाल देते हैं 13-14 में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 75,000, और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नेट सेल नीचे रख दीजिए, नेट सेल 5 लाख रुपए का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और आपका जो उत्तर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 15%। ठीक है, याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखना है, नेट सेल नीचे रखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया 15%। ये कब की बात आई, 13-14 की आई। ठीक है, अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो निकालना है,
मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 14 15, तो आपको ध्यान देना है, सॉरी 13 14 दिया है, पहले दिया है, हाँ सही 14 15, तो ध्यान देना ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000 दिया हुआ है। उसके बाद सेल कितना दिया हुआ है, 7,50,000। याद रखना 7,50,000 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 20%। याद रखना मेरे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप पढ़ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा। कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए भी देगा, जैसा क्वेश्चन वैसा हम बताएंगे, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे ही हम बताएंगे आपको। उसके बाद नेट सेल नीचे रखना है। नेट सेल का मतलब क्या होता है, सेल दिया है, सेल में से कहीं रिटर्न भी दिया होता है, सेल में से रिटर्न को माइनस कर देते हैं, अगर निकालना होगा तो जहां जैसे मिलेगा वैसे हम बताएंगे। मैंने निकाल दिया 75,000 पहले ईयर में दिया है, 5 लाख रुपया इंटू 100, 15% आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 14-15 में दिया 1,50,000, 7,50,000 आ गया इंटू 100, 20% आपका आ गया। ये आपका आ गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप इसमें एनालिसिस क्या कर रहे हैं, आप इसे एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले साल 15% प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर अगले साल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब हमारा बिजनेस आगे की ओर जा रहा है, हमारा बिजनेस तरक्की की ओर जा रहा है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, पूरे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी हम आपको बता रहे हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है यू ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ यक्स लिमिटेड। ध्यान देना है, यक्स लिमिटेड का रिकॉर्ड दिया गया है, सेल में दिया गया है नेट सेल 8,12,500, उसके बाद 14,91,800, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,98,000, 10,54,700। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है लेकिन दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का सेल, याद कर लीजिएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखना, देखो भैया सेल में से बिके हुए माल की लागत घटा दीजिए, कॉस्ट माइनस कर दीजिए, तो सीधा आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, कब कब दिया है, 13-14 में दिया है, 13-14 में दिया है, तो आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है 13-14 में। तो आपका ध्यान देना है 13-14 में सेल दिया है 8,12,500, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है 5,98,000, 5,98,000, 5,98,000। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,14,500, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। आपको ध्यान देना है, निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में 2,14,500 ऊपर रखो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट आया है। नेट सेल 8,12,500 दिया है, इसको नीचे रखो, इनटू कर दो 100 से ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया उसको ऊपर रखो, 8,12,500 नीचे रखो, गुणे 100 कर दो। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है अगर तो पेपर में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, नहीं अलाउड है तो नहीं ले जा सकते हैं। जो बीकॉम एमकॉम के स्टूडेंट होते हैं, बीबीए एमबीए के होते हैं, उनके यहाँ अलाउड होता है। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं उनके यहाँ तो अलाउड नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ें आप खुद जानकारी रखेंगे अपने आप से। तो माइनस कर दिया मैंने, माइनस कर दिया 2,14,500, 8,12,500 गुणे 100, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर 26.4% आंसर यही दिया, यही आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 26.4 ये आपका आंसर आ चुका है। अब यही प्रक्रिया आप 13-14 के अलावा आप कहाँ लगाएंगे? 14-15 में, 14-15 में। तो आपके लिए यही फॉर्मूला होगा, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। सेल है 14,91,800, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 10,54,700, 10,54,700। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको मेरे भाई याद रखना है, जब माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद निकल के आएगा हमारा यहाँ पर 4,37,100। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है, कितना? 4,37,100 डिवाइड बाई नेट सेल है 14,91,800 इंटू 100। यही आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। कितना निकल के आएगा? क्वेश्चन में आंसर देखिए आ रहा है 29.3 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 29.3%। आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, आपको 13-14 का, 14-15 का आपको याद रखना है। मैंने दूसरा टॉपिक भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर। रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कहता है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। सेल दिया गया है 3,80,000, सेल्स रिटर्न दिया गया है 20,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 20,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 10,000। आपको सबसे पहला क्या काम करना है? सबसे पहला काम करना होगा, हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर्मूला लिखो। सबसे पहला काम करो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब आपको ध्यान देना है, लिख दो। सबसे पहले निकालो नेट सेल। नेट सेल्स में से टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स जो दिया गया है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स दिया गया है 3,80,000। सेल्स रिटर्न कितना दिया गया है? 20,000, हो जाएगा 3,60,000। नेट सेल आपका आ गया 3,60,000। अब आपको क्या मालूम करना है भैया? ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या मालूम होना चाहिए? क्वेश्चन में दिया है भैया, एक रणनीति के तहत नेट प्रॉफिट दे दिया गया है। आपको पता होना चाहिए एक चीज, ग्रॉस प्रॉफिट पहले आता है ट्रेडिंग में और नेट प्रॉफिट लास्ट में आता है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है, तो उसी में आप
जैसे ग्रॉस प्रॉफिट जो चीज़ नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस की जाती हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, वही उल्टा कर दो, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये सब प्लस कर दो। ये सब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस की जाती हैं। जो चीज़ ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस की जाती है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट में प्लस कर दो। नेट प्रॉफिट आपका दिया गया क्वेश्चन में, देखो आफ्टर इंटरेस्ट 20,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया गया है 30,000, डिबेंचर 10,000, 20, 30, 50, 10, 60,000। आपका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 इंटू 100। आपका फार्मूला लगाने पे आंसर आ जाएगा 16.67%। ये आपका उत्तर आ गया। याद रखना इसको, जो चीज़ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस की जाती है उसको ऐड कर देंगे हम नेट प्रॉफिट में, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। फार्मूला रख देंगे, आंसर आ गया। अब आपको 5th नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। आपको अब आगे ध्यान देना है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मेरे भैया, आरके ब्रदर्स सबमिट फॉलोइंग डाटा। आरके ब्रदर्स का फॉलोइंग डाटा है, नेट सेल दिया गया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया गया है, यूनिट सोल्ड दिया गया है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला तो लिखा ही है आपका 2012, क्या क्या दिया है, नेट सेल दिया गया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया गया है। आप सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला यही होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में 12 दिया हो, 13 दिया हो, 14 दिया हो, उससे नहीं मतलब है, सन से नहीं मतलब है। आपको याद रखना है, हमारे पास जो बुक्स हैं उसमें क्या दिया गया है, बुक्स में दिया गया है 13, 14, लिख देते हैं 13, 14। आप में कुछ और दिया होगा, मान लीजिए आपने नई कोई बुक खरीदी होगी, कोई और बुक होगी आपके पास। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने बताया है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितने रुपए का दिया है क्वेश्चन में, सेल्स देखिए कितने रुपए का क्वेश्चन में दिया है, आप जरा ध्यान देकर देखिए। सेल्स दिया है क्वेश्चन में, नेट सेल दिया है 6,25,000 का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 4,75,000 का। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 625, 475, 625 माइनस 475, 150। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया 1,50,000। फार्मूला आप निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 1,50,000, सेल 6,25,000 गुणे 100। ठीक है, क्या करेंगे, 1,50,000 भागे 6,25,000 गुणे 100, 24% आपका आंसर आ जाएगा। 24% आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगला 14 और 15 ध्यान देना है। 14 और 15 में कितना कितना कहा है, अब सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। नेट सेल दिया गया है 7,80,000। उसके बाद दिया गया है कॉस्ट ऑफ सेल्ड 5,91,000 रुपया। माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस करने के बाद कितना आएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। 7,80,000 माइनस 5,91,000, 1,89,000। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेट सेल दिया ही है, रेशियो निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 1,89,000। नेट सेल कितना दिया गया है, नेट सेल दिया गया 7,80,000 इंटू 100। आपका वही आंसर जो आपकी बुक में दिया हुआ है 24.67%।
23%। देखो दोनों में कितना अंतर आ रहा है, यहाँ 24%, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 5th भी हो गया। अब आपको हम 6 भी बता देते हैं इसी वीडियो में। आपको ध्यान देना है, हमारे सामने 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन कमेंट। आपके सामने जो है ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी दिया हुआ है। कह रहा है 12 में यूनिट सोल्ड 6000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 40 पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस 30 पर यूनिट। उसके बाद यूनिट सोल्ड 8000 रुपया, सेलिंग प्राइस 42 रुपया, कॉस्ट प्राइस 34 रुपया। आपको ध्यान देना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूनिट में दिया हुआ है और पर यूनिट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है इसमें। और उसमें देखो सबसे पहला काम क्या है, हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेल्स। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया भी नहीं है। सेल्स कब हुआ है, सेल्स कब हुआ है आप देख लीजिए क्वेश्चन में। ईयर कब दिया गया है सेल्स के लिए, सेल्स के लिए जो ईयर दिया गया है 13-14। सेल्स के लिए जो ईयर दिया हुआ है 13 और 14 को, सेल्स के लिए ईयर दिया हुआ है 13 और 14 को। उसके बाद आप ध्यान देंगे 13 और 14 में कितनी यूनिट है, 6000 यूनिट सेल की गई है। एक यूनिट का दाम कितना है, एक यूनिट का दाम है 40 रुपया पर यूनिट, 6 चौक 24, 2,40,000 में सेलिंग हुई है। 2,40,000 में क्या हुई है, आपको ध्यान देना है आगे। 6 चौक 24, 2,40,000 रुपया आपका आ गया। क्या आ गया, सेलिंग आ गई। उसके बाद आपको ध्यान देना है, सेलिंग आ गई और हमें कॉस्ट प्राइस भी दिया है, तो इसी से आप क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस से दिया है। कॉस्ट आप 6000, एक यूनिट पर 30 रुपया, 36 इकट्ठा 18,000। देखो सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, 6000 आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी 1,80,000 होगा, यहाँ 2,40,000 है, यहाँ पर 60,000 होगा, 60,000। सेल कितना आया हमारा 2,40,000 इंटू 100। आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 2,40,000 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 25%। अब आपका आना है, देखो 14 और 15 मान लीजिए दिया हो आपके क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, कितने यूनिट है, यूनिट है सेल्स 8000 यूनिट है। एक यूनिट का दाम कितना है, एक यूनिट का दाम है 42 रुपया, एक यूनिट का दाम कितना है 42 रुपया। 8000 का मल्टीप्लिकेशन होगा 42 रुपये से, आ जाएगा 3,36,000। उसके बाद कॉस्ट कितनी लगी है, 34 रुपया एक को बनाने में कॉस्ट लगी है। 8000 गुणे 34 रुपया कॉस्ट लगी है, 34 रुपया जो कॉस्ट लगी है आ जाएगा 2,72,000। मल्टीप्लाई कर दिया गया है पहले से ही, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 64,000। माइनस कर दीजिए। देखो वीडियो बना रहे हैं तो इसमें कुछ समझौता भी करना पड़ता है क्योंकि जल्दी वीडियो बने। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, 64,000 नेट सेल 3,36,000 गुणे 100, आपका जो आंसर आ जाएगा 19.05% आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे, इसके बाद आपके लिए उपलब्ध कराएंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। कमेंट कह रहा है कि आप बताइए काहे लिए डिक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पर ज़्यादा फायदा हुआ है, अगले साल कम हुआ है, यही के लिए कमेंट करने के लिए बोला हुआ है। आपको लिखना पड़ेगा 2000 मतलब पहले का प्रॉफिट इंक्रीज है, सेकेंड का प्रॉफिट डिक्रीज है। नमस्कार दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को आसानी से प्यार से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन कहा गया है, द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जेनिथ लिमिटेड।
मतलब कि बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जिसमें क्वेश्चन में देखो कहा गया है 1008% रिडीमेबल कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली कॉल्ड अप। सब मांगा गया 1 लाख, 500 रुपया नहीं मिला है, मिला है 99,500। मतलब कि कॉल्स इन एरियर का मामला इसमें है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 14,000 दिया है, जनरल रिजर्व में कितना दिया है 34,000 दिया है। उसके बाद दिया गया है कैश एट बैंक में 55,000 दिया है। उसके पास प्रपोज डिविडेंड में दिया गया है 7,840। ये आपको ध्यान देना है। कह रहा है द डायरेक्टर रिडीम प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब कि जो डायरेक्टर है वो प्रीमियम का रिडेम्पशन करना चाह रहा है, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना चाह रहा है। इसके लिए कह रहा है कि पर्पस दैट पर्पस मेड ऑफ फ्रेश इशू इक्विटी शेयर। मतलब कि जैसे कोई किसी को पैसा देना है तो इक्विटी शेयर इशू कर दो जितना आपको ज़रूरत हो, ठीक है। तो उसके बाद जो भी इसमें अवेलेबल हो उसका यूज कर लो। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर आपको, ठीक है। आपको ध्यान देना है मेरे भाई, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कितने रुपए का शेयर इशू करना है। हमारी बातों को समझिए थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया गया है 1008% प्रेफरेंस शेयर। कै रुपए का एक है 100 रुपए का एक है। तो कंपनी को कैपिटल का कितना चाहिए, कितना चाहिए 1 लाख रुपया। लेकिन मेरे भाई आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, 500 रुपया नहीं मिला हुआ है। कॉल्ड अप किया गया पूरा, 500 रुपया नहीं मिला हुआ है। तो कह रहे हैं 500 रुपया नहीं मिला हुआ है, तो लेस करो कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि ऐसा अमाउंट जो नहीं मिला है। कितना नहीं मिला है 500। ऐसे पहले इंक डाल लेते हैं इसमें, देखो 500 नहीं मिला हुआ है। तो ध्यान देना है मेरे भाई आपको अच्छे से, 500 नहीं मिला है, रुपये की बात हो रही है। 25 रुपया एक, 25 दूना 50, यानी कि 20 शेयर पर पैसा नहीं मिला हुआ है। एक शेयर पे 100 रुपये का है, यानी कि वास्तव में 2,000 रुपया नहीं मिला है। कितना मिला है 98,000। इसको आपको रखना पड़ेगा। इसमें आप सोचेंगे कि 98,000 कहाँ से आ गया। मेरे भाई आपको याद रखना है कि 500 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो 500 कह रहा है, जैसे कहा है 500, समझो ये जो पैसा होता है कॉल्ड अप, मैंने आपको बताया है इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप। मतलब मांगने की बात बोल रही है, मांगा गया पूरा, 25 रुपया नहीं मिला, इसका मतलब फाइनल कॉल वाला 25 रुपया नहीं मिला। हमारी बात समझिए पूरी बात, नहीं तो कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर की बात हम नहीं करते। 500 यहीं पर स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। 500 कौन वाला पैसा नहीं मिला, 500 फाइनल कॉल वाला पैसा नहीं मिला। अब आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है। मैंने शुरू में नियम बताया है, जब मेरे भाई फुली पेड अप ना हो, जब तक पूरा पैसा ना मिल जाए। हमने अंकित जी से मांगा 1 लाख, अंकित ने हमें 2,000 नहीं दिया, या किसी व्यक्ति ने हमें 2,000 नहीं दिया, मतलब नहीं दिए हैं, तब तक नहीं हम पेमेंट करेंगे जब तक हमें पूरा मिल नहीं जाए। इसमें मामला है इतना मांगा गया, 500 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है। कॉल्ड अप होता है फिर पेड अप होता है, यानी कि 20 शेयर पे पैसा नहीं मिला है। एक शेयर 100 रुपये का था, कितना पैसा नहीं मिला है
2000 वालों को हटा देना है। वास्तव में 500 रुपया नहीं मिला है, लेकिन पूरा मिलेगा तभी तो रिडेम्पशन करेंगे। मैंने क्या बताया, पूरा मिलेगा तभी रिडेम्पशन करेंगे। वास्तव में इस 2000 में 1500 नहीं मिला है, बल्कि 500 मिला हुआ है, तो यानी कि 1500 इस कैटेगरी वाले ने नहीं दे पाए। टोटल मिलाकर किनको हटा दिया जाएगा, यानी कि जिनका पूरा पैसा मिला है उन्हीं का रिडेम्पशन किया जाता है। नहीं सोचो उन्हें लिखा है 500 का है, 2000 घटा रहे हैं, उसका 2000 टोटल है 20 अंशों का, एप्लीकेशन से लेकर के फाइनल कॉल तक, उसको पूरा हटा देना है। अब आपको क्या ध्यान देना है, एक बार फिर समझो, हमको उसका शेयर रिडेम्पशन करना है जो भैया पूरा पैसा दे दिया हो ना। अब यही सोच रहे होंगे बच्चे 2000 का घटा दिए गुरुजी। अब मेरे भाई समझो 500 रुपया नहीं मिला, ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी कि 20 शेयर पे, यानी कि 25 रुपये के हिसाब से 20 शेयर पे नहीं मिला, तो एक शेयर 100 रुपये का, 20 शेयरों की संख्या आ गई, एक शेयर 100 रुपये का, यानी कि 2000 वालों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया है। वास्तव में नहीं है कि 2000 नहीं मिला, वास्तव में पूरा पैसा नहीं मिला है। ठीक है, आपको 1 लाख में 2000 माइनस कर देना, 98,000। अब 98,000 में ये पूंजी का पैसा कहाँ से लिया जाएगा, पूंजी से लिया जाएगा या प्रॉफिट लॉस से लिया जाएगा। क्वेश्चनवा में देखो आप कितना दिया है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कितना, क्वेश्चन में बोला गया है जर्नल रिजर्व 34,000। कितना बोला गया है, जर्नल रिजर्व से ले लेंगे 34,000, बचेगा कितना 64,000। तो का जितना आवश्यकता हो, आपको जितना आवश्यकता हो उतने का शेयर इशू कर दो। हमको आवश्यकता है 64,000 की। अब समझ लीजिए, हमें चाहिए 98,000, 34,000 ले लेंगे जर्नल रिजर्व, मतलब प्रॉफिट लॉस का ही हिस्सा होता है जर्नल रिजर्व। हमको कितना पैसा चाहिए अब 64,000। ये 64,000 रुपया प्राप्त करने के लिए हमें 64,000 रुपये का शेयर इशू करना पड़ेगा सम मूल्य पर। शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना, इन पर पूरा पैसा नहीं मिला है, इसलिए 98,000 का पेमेंट किया जा रहा है। 34,000 जनरल रिजर्व से ले लिया जाएगा, तो बचेगा 64,000 रुपये का नया शेयर इशू करना पड़ेगा। नरेशन आप कर सकते हैं, बीइंग शेयर इशूड एट पार। 64,000 रुपये का नया शेयर इशू करना पड़ेगा। अब देखो, जो 34,000 जनरल रिजर्व से लिया गया, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से लिया गया, उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। आपको याद रखना है दूसरी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको इसी के अंदर की बात होती है। मैंने शुरू में बताया है जर्नल रिजर्व, ऊपर देख लीजिए, याद रखना है, लिख लेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना ले लिया जाएगा भैया, 34,000। समझ में आवा, हाँ समझ में आ गया। इतने का व्यवस्था हुई नया शेयर इशू करने पर, इतने की व्यवस्था हुई कितने का शेयर, 34,000 प्रॉफिट लॉस से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डालते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो पुरानी वीडियोस को फिर से देखिए, और वीडियो चाहिए तो और वीडियो शुद्ध हिंदी में उपलब्ध करा दें। ठीक है, आगे क्या करना है, अब हमें कैपिटल की व्यवस्था हो गई, प्रीमियम का पेमेंट करना है, प्रीमियम की व्यवस्था करनी है। प्रीमियम की व्यवस्था करो। आप देखो क्वेश्चन में कै % प्रीमियम पर पेमेंट करना है। सामने हमारे देखिए 98,000 प्रीमियम, 98,000 देना है टोटल। इधर देखो सामने कै % प्रीमियम पर शोधन करना है, 10%, 2020 9800 रुपये प्रीमियम की व्यवस्था करनी है। मैंने आपको बताया है
प्रीमियम की व्यवस्था प्रीमियम से, और प्रीमियम से ना हो पाए तो कहाँ से, प्रॉफिट लॉस से ना। तो ध्यान दो, क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितना पैसा रखा गया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 14,000 रखा गया है। 14,000 में से 9800 ले लो, जब प्रीमियम आता है तो क्रेडिट होता है, प्रीमियम से निकाल लिया जाए तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। लिखा जाएगा तीसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट ना टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। कई रुपये प्रीमियम देना है, 9800 14,000 में से निकाल लिया जाएगा ना। बाकी समझ में आया भैया? हाँ, अब क्या किया जाएगा, अब क्या किया जाएगा, बुलाइए, बुलाओ। बुलाने का मतलब क्या होता है, ड्यू करना। ड्यू करने का मतलब बुलाना, बुलाया जाएगा ना। बुलाया जाएगा तो कौन को बुलाया जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया, क्या परसेंट, 4th नंबर 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8%, और प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना भैया देना है, हाँ कितना देना है, 98,000 ना, कैपिटल का 9800, प्रीमियम का टोटल जोड़ लीजिए, 1,07,800 आएगा, 1,07,800 आएगा। उसके बाद अब दे दो, तो इसको देंगे, इनको देंगे ना, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दे दिया जाएगा, 1,07,800, 1,07,800। उसके बाद आपको ध्यान देना है मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय स्टूडेंट, क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है, प्रपोज डिविडेंड भैया, कम कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर प्रपोज डिविडेंड है, मतलब प्रस्तावित लाभांश है, उसका भी पेमेंट करना है। क्वेश्चन में बोला देखो, पेमेंट करना है, प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट करना है। लिखा जाएगा प्रपोज डिविडेंड ऑन कम प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। जगह भी नहीं है यहाँ पर, ऊपर लिख देते हैं इसको, ऊपर वाला तो आप लिख ही लिए होंगे। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक रिडेम्पशन का हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लिखा जाएगा प्रपोज्ड मतलब होता है प्रस्तावित, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कम कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, और पैसा कितना चला जाएगा, बैंक के मार्फत कितना चला जाएगा, क्वेश्चन में दिया देखो सबसे लास्ट में 7,840। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपको ध्यान देना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मिस्टर अतुल इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। मिस्टर अतुल जी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आगरा के हैं। कहा गया है ही इज लिविंग अ फर्निश्ड बंगला प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट। आपको पता है डीएम को बंगला मिलता है, फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है हिज सैलरी 65,000 पर मंथ। इनकी सैलरी जो है 65,000 पर मंथ है। द रेंट
ऑफ अनफर्निश्ड बंगला रूल्स, गवर्नमेंट रूल 1000 पर मंथ, बट फेयर रेंटल वैल्यू 7500 पर मंथ। गवर्नमेंट का रूल कहता है कि इनके रेंट फ्री हाउस का मूल्यांकन जो किया जाए वो 1000 रुपया पर मंथ के हिसाब से किया जाए। इनको कह रहा है जहां पर इनको हाउस मिला हुआ है, इनका बंगला है, वहां की फेयर रेंटल वैल्यू 7500 पर मंथ है। ही इज प्रोवाइडेड फर्नीचर ऑफ द वैल्यू ऑफ 20,000, 20,000 रुपये का इन्हें फर्नीचर प्रोवाइड कराया गया है। ही गेटिंग 500 पर मंथ इंटरटेनमेंट एंड 10% DA डियरनेस अलाउंस, कैलकुलेट हिज टैक्सेबल सैलरी। बहुत आसान क्वेश्चन। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। उसके बाद सीधा फॉर द असेसमेंट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। 60,000 65,000 पर मंथ सैलरी पा रहे हैं, 65,000 पर मंथ, 12 महीने का 7,80,000 रुपया। उसके बाद DA मिल रहा है इनको, सबसे नीचे मिला है, देखो सबसे नीचे लिखा है तो सबसे नीचे लिखा है तो DA 2 नंबर पे रहता है, इसी का 10%, इसी सैलरी का 10% DA मिल रहा है। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में कहा है गवर्नमेंट रूल के तहत रेंट फ्री हाउस इन्हें मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इंटरटेनमेंट लिखा है तो इंटरटेनमेंट भी पहले यहाँ लिख दो, इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 500 रुपया पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ, 12 महीने का 6,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इन्हें फर्नीचर मिला है और वही आपको लिख देना है रेंट फ्री हाउस। सरकारी रूल के तहत 1,000 रुपया महीना, 12 महीने का 12,000 उसका मूल्य माना जाएगा। प्लस करेंगे फर्नीचर मिला हुआ है 20,000 का 10%, 2,000 रुपया मूल्य माना जाएगा, 12 2 14,000 रुपया लिख दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ नहीं है, आपको ध्यान देना है सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यहाँ लिखा जाएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ऐड कर लिया जाएगा, आएगा 8,78,000 रुपया, 8,78,78,000 रुपीज़। लेस किया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना लेस किया जाता है 50,000। अब देखो मेरे भाई इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो इंटरटेनमेंट अलाउंस का नियम होता है, थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, सरकारी है ना तो इसीलिए लिखना पड़ता है, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, फिर बाद में डिडक्शन मिलता है, लिखना पड़ेगा इंटरटेनमेंट अलाउंस अथवा 20% ऑफ सैलरी अथवा 5,000 मैक्सिमम। याद रखना इंटरटेनमेंट अलाउंस 6,000 रुपया मिल रहा है, सैलरी का 20%, 7,80,000 का 20% लिख देना है आपको। ट्वेंटी अपॉन 100 1,56,000,
तीनों में जो कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा। तीनों में 5000 कम है, 5000 की छूट मिल जाएगी इनको, 5000 की छूट मिल जाएगी। लिस्ट करते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस 5000 की छूट मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, जब 5000 की छूट मिल जाएगी माइनस कर दिया जाएगा 55,000, आ जाएगा वही 8,23,000 जो क्वेश्चन में दिया है, 8,23,000 क्वेश्चन में जो दिया है। नेट टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल सैलरी लिख दो, टैक्सेबल सैलरी लिखो, चाहे नेट से टैक्सेबल सैलरी लिखो। यहाँ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी लिखा जाता है माइनस नेट टैक्सेबल सैलरी। क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। आगे वीडियो में मिलेंगे आपको 32 नंबर क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपके लिए कैपिटल बजटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं पूंजी बजटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, आपको बतावेंगे। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा लाइन से सीरियल क्रम में आपको हम पढ़ाएंगे। आपको अपनी कॉपी में चैप्टर का नाम लिख लेना है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग आपको हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए पूंजी बजटिंग। केवल आपको समझना है इसका मतलब, पहले लिखना होगा, थ्योरी लिखनी होगी तो आपके पास बुक्स होगी, वहां से आप लिख सकते हैं। जब आप समझे रहेंगे तो लिखेंगे तो तब भी समझ में आवेगा। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल बजटिंग का सीधा सीधा मतलब होता है, कोई भी बिजनेस हमें करना है तो हमें बार बार मैंने बताया है आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पूंजी की ज़रूरत पड़ती है ना। पूंजी कहाँ कहाँ से आएगी, पीछे की क्लासों में मैंने आपको बता दिया है। भाई शेयर इशू किया जाएगा, डिबेंचर इशू किया जाएगा, शेयर में प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा, इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा, डिबेंचर में तमाम तरह के डिबेंचर मैंने बताए। उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट से लोन लिया जाएगा, लेकिन पैसा आ गया, चाहे जहाँ से आया पैसा आ गया, हम कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे, हम कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में खर्च करेंगे, उसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग। उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल बजटिंग। कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में खर्च किया जाएगा। समझ में आया छोटू? देखो, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जिस बिजनेस से कैपिटल बिजनेस किया जाए, जिस पैसे से, उसे कहते हैं कैपिटल। कहाँ कहाँ से आया पैसा मैंने बता दिया। कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में खर्च किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ शादी पड़ती है, उसके पास मान लीजिए 5 लाख रुपया है, शादी की बात कर रहे हैं पहले, तो कहते हैं 1 लाख का हो जाएगा, 50,000 का सामान हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा, 10,000 वहाँ चला जाए, 5,000 वहाँ चला जाए ना। तो क्या है, बजट बनाना। पैसा तो आ गया और नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। जैसे मान लीजिए हमको घर बनवाना है, घर बनवाने मान लो 3 लाख रुपया लगेगा, छोटा सा घर। 3 लाख रुपये में आज 1 कमरा बन रहा है, 2 कमरा बन रहा है ना, ज़माना महंगाई का है। 3 लाख रुपए में कहाँ कहाँ पर कितने का ईंटा आएगा, कितने का रेता आएगा, कितने का सीमेंट आएगा, कितना मिस्त्री देंगे, कितना सरिया देंगे, कितना लेबर देंगे, ये सब होता है ना। तो वही है कैपिटल बजटिंग। क्वेश्चन जो आपके सामने बुक है उसमें कहा गया है, बजटिंग का मतलब होता है जो आपके पास कैपिटल है उसे फ्यूचर में कहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। हमारे पास जो कैपिटल है उसे हम कहाँ लगाएं ताकि हमारे पास जो अर्निंग हो, जो कमाई हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिक से अधिक हो। हम उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाएंगे, इसी की बात होगी यहाँ पर।
उसके बाद इसमें बोला गया है ताकि फर्म जो होती है, जो कंपनी होती है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। समझ में आया कि नहीं? पूंजी है हमारे पास 5 लाख है, 4 लाख है, कहाँ कहाँ लगाएं? ऐसा थोड़ी है, मान लीजिए कपड़े की दुकान खोलना है, पैंट शर्ट टी शर्ट की दुकान खोलना है, पैंट अकेले खरीद के लेके चले आए और एक के बार में पूरा लेके खरीद के चले आए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। उसकी सेटिंग की जाती है, कितनी बार में कितने का सामान आएगा, कैसे स्ट्रक्चर सेट किया जाएगा। तो यही आपको जानकारी चाहिए, यही आपको समझना चाहिए। तो कहा गया है पूंजी बजटिंग में, कहा गया है कि पहला कहा गया है इसमें कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाए। तो इसमें आपको पहला लिखना है अपनी कॉपी में, जो इसमें दिया गया है पूंजी बजटिंग, बजट कैसे तैयार किया जाएगा। पहला दिया गया है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, हिंदी में कहते हैं विकास परियोजनाएं। देखो, आपके पास बिजनेस है, आपके पास बिजनेस में कैपिटल है, कैपिटल आप वहां पर एक्सपेंस करेंगे, कैपिटल आप वहां पर एक्सपेंस करेंगे जहां से विकसित हो सके हमारा बिजनेस, हमारा बिजनेस बड़े पैमाने पर जा सके। समझ रहे हैं? विकसित का मतलब होता है, विकास का मतलब होता है कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहता कि हमारा बिजनेस डेवलपमेंट ना करे। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, इसके लिए क्या करती है, इसके लिए कंपनी क्या करती है, विकास के लिए कंपनी क्या करती है, न्यू प्लांट इंस्टॉल कराती है, नया क्या लगाती है, प्लांट। जैसे हमारा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, नया प्लांट लगाएंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर आपको क्या ध्यान देना है, सेकेंड नंबर आपको ध्यान देना है बढ़िया मैनेजर खोजेंगे ताकि बिजनेस के प्रॉफिट को वो आगे बढ़वा सके। पूंजी बजटिंग का मतलब पैसा कहाँ खर्चा करना है, हमारे पास पैसा है बिजनेस करने के लिए, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विकास परियोजनाओं पर हमें खर्चा करना पड़ता है। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट मतलब विकास परियोजनाओं पर खर्चा करना पड़ता है। जैसे नया प्लांट स्थापित कर दें, आपके पास एक फर्म है, एक जगह सामान बन रहा है, आप किसी और जगह बनवाने के लिए स्थापित करवा दें। उसके बाद नया मैनेजर रखें, बढ़िया मैनेजर रखें, इसकी बात होगी। उसके बाद तीसरा नंबर आपको ध्यान देना है, तीसरा नंबर क्या है कि बिजनेस में जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, वहाँ से फंड को कलेक्ट किया जाएगा। इंटरनल मतलब होता है बिजनेस के अंदर से, और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के अंदर का मतलब होता है शेयर इशू किया जाएगा, डिबेंचर इशू किया जाएगा, ये होता है बिजनेस के अंदर का मामला। एक्सटर्नल का मतलब होता है बैंक से लोन ले लेंगे, किसी इंस्टीट्यूट से लोन लेंगे, वो होता है एक्सटर्नल मामला, बाहरी मामला। समझ में आया कि नहीं? आगे आपको ध्यान देना है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, अगला होता है दूसरा होता है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन परियोजनाएं। इसके नाम से ही स्पष्ट, रिप्लेसमेंट कहते हैं रिप्लेस करने जा रहे हैं, वापस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदला जाता है ना, होता है कि नहीं, बदला जाता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है किसी प्लांट या मशीनरी को अगर वह यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ कुछ वर्षों तक है तो उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। पर कोई प्लांट है और कोई मशीनरी है, उसको रिप्लेस किया जाता है, इसको वापस किया जाता है। वापस करने का मतलब इसकी व्यवस्था बना ली जाती है ताकि
व्यवस्था बना ली जाती है ताकि अच्छे से हमारा बिजनेस चलेगा। हमारा कोई असेट्स लगा है, प्लांट लगा है, मशीनरी लगा है, इसके लिए फ़ंड बना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल है, हमारे मोबाइल का जीवन काल मानिए 2 साल, हम छोटी सी बात कर रहे हैं, मोबाइल कुछ नहीं आज ज़माने में मोबाइल का। अब हमको 2 साल बाद मोबाइल लेना है तो क्या करेंगे हम इसी में से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, इसी में से पैसा निकाल लेंगे और मोबाइल नया जाकर ख़रीद लेंगे। आप मोबाइल की बात ना करें, आप कोई बिजनेस की बात करें। बिजनेस में समय समय पर, बिजनेस का मतलब कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े प्लांट जहां करोड़ों अरबों रुपए के प्लांट लगते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के, वो लोग क्या करते हैं। इसे मान लीजिए आपको मैंने कहा आप डॉक्टरी के क्षेत्र में देखें, एक्सरे की मशीनें महंगी आती हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें महंगी आती हैं। तो जो लोग लगाए हैं 2500, 2200, 500, 700 कमा रहे हैं, वो लोग कुछ दिन बाद वो मशीनियाँ ख़राब हो जाती हैं, उसके लिए फ़ंड रखे रहते हैं कि ये वाली मशीन ख़राब हो जाएगी, तो मतलब उसी में से जो रोज़ कमाते हैं रखे जाते हैं, फिर बाद में ख़रीद लेते हैं। इसीलिए बोला जाए रिप्लेसमेंट, वापस करके नई मशीन ले ली जाती है। ठीक है, इसके लिए राइट ऑफ वैल्यू दिखाया जाता है, इसीलिए रिजर्व बनाया होता है। ठीक है, 2 नंबर तक बता दिया। आपको ध्यान देना है। अब तीसरा नंबर क्या करना है। तीसरा नंबर आपको लिखना पड़ेगा, हमारी बुक में दिया है मॉडर्न, मतलब कि होता है जो आधुनिकीकरण है, एंड डिवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, आधुनिकीकरण, विविधीकरण। आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्न में देखो हमेशा नए नए आविष्कार आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं पर डे। अभी 3G कुछ दिन पहले चल रहा था, 4G आ गया, 4G के बाद 5G आ गया, 5G के बाद 6G आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा ना। तो लगातार आधुनिकीकरण होता रहता है। समय समय पर कोई भी फर्म है, टेक्नोलॉजी पर लोग आधारित हो गए। अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। देखो जैसे पहले कहा जाता था, पहले पिक्चर देखने के लिए गाँवों में हमारे लोग एंटीना वाला लगा था, एंटीना वाला पकड़ाते थे, साइकिल का रिम से पकड़ाते थे ना। फिर क्या हुआ, CD उडी आएगी ना, DVD आई, VCR। हमारे ज़माने की बात कर रहे हैं हम जब छोटे से, तब की बात के 10-15 साल पहले जाएंगे, 20 साल पहले जाएंगे, 15 साल पहले जाइए, देखो कितना पिछड़ा हुआ था। वैसे हमारे आपके जीवन में भी, और पीछे जाएंगे तो और पीछे VCR चलता था। लोग बैटरी उटरी लेकर आते थे गांव में, चलती थी पूरी रात, पूरा रात लोग जागते थे, पिक्चर देखते थे। फिर CD आई, CD वाले में कई पिक्चर रहती थी, DVD वाले में 5 पिक्चर रहती थी। DVD से कहा आओ भैया, DVD से आवा कि चिपे में भराया जाएगा, चिपे में भराया जाएगा। और चिपे से हम कहाँ पहुँच चुके हैं, सब कुछ डाउनलोड पे पहुँचे, मोबाइल में डाउनलोड कर ली जाए ना। आवाज़ ऑनलाइन, चिपे की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन तुरंत। आप आधुनिकीकरण देखिए, बैंकें कितनी टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गई। मोबाइल से पैसा भेज रहे हैं, मोबाइल से पैसा आ रहा है, व्हाट्सअप से पैसा भेज रहे हैं, व्हाट्सअप से पैसा आ रहा है। आप समझिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। यही लिए बैंकिंग में नौकरियों कम हो गई। नहीं, पहले बैंकों में बहुत नौकरी निकलती थी। आप समझिए हम पर डे पिछले साल 2-3 साल पहले पर डे बैंक में जाते थे। अब आप क्या हो गया, अब नहीं जाना पड़ता, सब यहीं से काम हो जा रहा है। खाता खुलवा लीजिए, आज के ज़माने में खाता खुलवा लीजिए और तुमको ज़रूरत नहीं है बैंक जाने की। वो में फोटोयू नहीं लगाते, वो लोग मोहरों नहीं मारते। हमारे पास एक खाता रखा गया है, देखो ये बैंक वाले के यहाँ हम कभी गए नहीं किए, एक आध बार गए होंगे। ATM मिल गया, देखो पता नहीं क्या है, मैं को उसके बाद सब खाली पन्ना है। क्या है, कहाँ से कहाँ तक लोग पहुँच गए। पहले हाथे से चलाते थे, इसमें चढ़ाते थे, फिर उससे प्रिंट करते थे। अब प्रिंटे करने की जरूरत है नहीं ना, सब मोबाइल में प्रिंट निकल के आ रहा है सब ना। वो वाला जो अपने निकालना सब पासबुक। अब समझिए कितना टेक्नोलॉजी बदल गई।
आधुनिकीकरण, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लाइव देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सामने पढ़ रहे हैं। अब देखो लोग वहाँ से पैसा भेज देते हैं दूसरे राज्य से, सर जी हमको पढ़ना है। सोचो अब कितना बदल गया ज़माना। तो ये आधुनिकीकरण, विविधीकरण, तमाम तरह के फर्मों में, बिजनेस में आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या बताएं हम, वो सब जान रहे हैं आप। तो यही भी, यहाँ पर भी पैसा खर्चा करना पड़ता है, इसको मत भूलिएगा। दुनियादारी हम बता दिए तो क्या हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं पूंजी बजटिंग। यहाँ खर्चा करना पड़ा, यहाँ खर्चा करना पड़ा, यहाँ खर्चा करना पड़ा। चौथा है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे, आप समझिए मार्केट का सर्वे कराया जाता है। जैसे आप कोई कंपनी आपके पास है कोई कंपनी या कोई भी कंपनियां हैं, ये जियो वाले काहे छा गए, ये लोग पहले मार्केट सर्वे कराए, प्लाई जियो वाला अपन फ्री में दिए, आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, पूरे इंडिया में ना, नंबर 1 कंपनी बन गई। मार्केट सर्वे कराना पड़ता है बिजनेस के लिए। हम भी मार्केट सर्वे करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं। हम जब वीडियो डालना शुरू किए, आपसे बता रहे हैं वीडियो में ही, तो बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही डालते हैं, हमसे छोटे चैनल भी हैं, बड़े चैनल। हम वीडियो डालते चले गए। आज मैं बता रहा हूँ इतना सब्सक्राइबर बढ़ गए, लोग फ़ोन करते हैं, पढ़ते हैं ना। वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, लाइव कम पढ़ते हैं, ये भी जान लीजिए आप। अगर 100 आदमी लिए हैं, 2 आदमी लाइव देखता है, बाकी सब वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो में टाइम नहीं लगता। तो क्या हुआ, मार्केट में का हम सोच रहे थे हम चल जाएंगे, हमारा चलने लगेगा, लेकिन चलने लगा। बहुत सारे लोग नहीं चला पाते। 1000 सब्सक्राइबर पहले पहुंचाओ भैया, उसके बाद क्या होता है, 4000 घंटा चलाओ तो मोनेटाइज होता है। वहीं पहुंचने के बाद भी काफ़ी लोग बंद कर देते हैं। तो एक मार्केट सर्वे किया मैंने अपने आप, मतलब दिमाग लगाए। फिर एमकॉम वाले भी कोई कोचिंग वाले नहीं है, अभी तो नहीं है कोचिंग वाले, और होंगे भी, डालते होंगे 2-4 वीडियो, डालने से कुछ नहीं होता जब तक पूरा कोर्स ना उपलब्ध कराया जाए। तो ये होता है मार्केट सर्वे कराया जाता है, ठीक भैया। और क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कास्ट अकाउंटिंग पढ़े होंगे आप। पहले क्या होता था, होल्डिंग बड़ी बड़ी लगती थी पहले के ज़माने में। अब जितने होल्डिंग लगवाओगे, बड़कई होल्डिंग 4000 के, उतने में 4 लाख मनई देख लेंगे, और यहाँ 4 लाख मनई चौराहा नहीं देख पाएंगे। 4000 की होल्डिंग लगती है कम से कम, अभी का रेट मैं बता रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी होल्डिंगें शहरों में लगी हैं, और उससे बड़ी बड़ी और महंगी लगती हैं। लेकिन जो फेसबुक के ने लॉन्च किया, फेसबुक वाले भी उस तरह नहीं जो हम लोग पोस्ट करते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, आपका इतना जगह तक पहुँचा देंगे। टीवी प्रचार देने की हिम्मत है, हमारी औकात है नहीं है, लेकिन फेसबुक में औकात है। टीवी से ज़्यादा लोग देखेंगे फेसबुक पे, आपको ये जान लीजिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और कहाँ यूट्यूब पे सब पैसा लगता है अलग से। तो आप समझिए, मार्केट के सर्वेक्षण पर पहले क्या होता था, पहले बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती थी। अब होल्डिंग कहाँ लगती है, लगती भी है, ऐसा नहीं है नहीं लगती, लगती है, लेकिन कारगर क्या है, कारगर टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई। पहले दुकान पहुंचाना होता था, अभी भी दुकान पहुंचाया जाता है, लेकिन सब डायरेक्ट सामान चला आता है। डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रही है आजकल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सुने होंगे, मीशो एक ही ऐप आया है चाइना वाला, कितना जल्दी छा गया ना। अरे काफ़ी पहले से होगा, लेकिन रोज पे प्रचार देता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मीशो चारों तरफ। क्या है ये, हमको खुद ही नहीं पता था मीशो का है। लेकिन हाँ, फिर बाद में देखिए कपड़ा वपड़ा मंगाया जाता है। फिर एक लोग देखे हमारे शिष्य हैं, और दाढ़ी उड़ी बनाने की मशीन मंगाए थे, तो अपने यूट्यूब चैनल पर डाले थे। तो बता रहे हैं कि आजकल के ज़माने में काफ़ी आगे निकल गए हैं। उसके बाद रिसर्च कराया जाता है, कि इसमें कहा गया है रिसर्च का मतलब अन्वेषण, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बड़ी संस्थाएं जो होती हैं, बड़े संस्थाएं जो होती हैं, वो रिसर्च कराती हैं अपना किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमेशा उनके यहाँ रिसर्च चलता है। जो MBA करके जाते हैं, BTech करके जाते हैं, सब क्या करते हैं, इन सब का लगा देती है कंपनी। मार्केटिंग में करते रहो, इंजीनियरिंग क्षेत्र में लगा देती है। जो PhD करके जाते हैं वो रिसर्च करने का काम करते हैं। सब बुक में दिया गया है, ज़्यादा हमें बताना नहीं, कि समझाना है बस। ज़्यादा एक बताएंगे तो हम बिक जाएंगे।
ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, अपनी आपके पास किताब होगी, नहीं है तो खरीदना पड़ेगा आपको। अगला है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से संबंधित निर्णय, डिसीजन। आगे देखिए आप लोग, अब आपको समझना है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पूंजी बजटिंग निर्णय हिंदी में कहते हैं। पूंजी बजटिंग निर्णय में क्या कहा गया है? पूंजी बजटिंग निर्णय में कहा गया है पहला कहा गया है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट परस्पर परियोजनाएं। इसका मतलब क्या होता है मेरे भैया? परस्पर परियोजनाओं का मतलब क्या होता है? ऐसी परियोजनाएं, ऐसे प्रोजेक्ट, जैसे एक फर्म होती है ना जो आपस में प्रतिस्पर्धा ना करे, कंपटीशन ना करे। आप समझिए, हम लोग जो मोबाइल खरीदते हैं, कोई कहेगा हमारा ओप्पो का है, कोई कहेगा हमारा वीवो का है, कोई कहेगा हमारा एमआई का है, रियलमी का है, सब एक के दरी बनता है, एक के जगह सब बनता है। ये जान लीजिए 90% एक के जगह सामान बनते हैं। तो याद रखना है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब होता है परस्पर योजनाएं। ऐसी परियोजनाएं आपको बनानी, इसमें 3 तरह की होती हैं। पहला कहा गया है एक प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट से कंपटीशन ना करे। मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो बिजनेस है, हम अकेले बनाएंगे। अकेले का मतलब है दूसरा लोग बनाते हैं उससे नहीं मतलब, हम आपस में कंपटीटिव नहीं कराएंगे। दूसरा होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो नई मशीन खरीद करके बनाया जाएगा। तीसरा होता है ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट के लिए बाधक, कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं खड़ी करेंगे। इसके लिए कहा गया है कौन सा? स्वतंत्र परियोजनाएं। एक होता है दूसरे में कहा गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है? परस्पर अपवर्जित परियोजनाएं। परस्पर अपवर्जित का मतलब होता है क्या? ऐसी परियोजनाएं, ऐसे प्रोजेक्ट जो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो आपस में कंपटीशन करेंगे, उसे कहा जाता है प्रतिस्पर्धा। आपस में दोनों प्रोजेक्ट आपस में कंपटीशन करेंगे। अगला होता है तीसरा, पूंजी राशनिंग। कैपिटल राशनिंग, पूंजी राशनिंग। पूंजी राशनिंग का मतलब क्या है? पूंजी राशनिंग जब एक फर्म के पास कई लाभदायक परियोजनाएं विचाराधीन हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रोजेक्ट जो फर्म के पास कई प्रकार के प्रॉफिट कमाने वाली परियोजनाएं विचाराधीन होती हैं। विचाराधीन मतलब जिस पर विचार चल रहा होता है, उसे क्या बोला जाता है? पूंजी राशनिंग। मतलब प्रॉफिट कमाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने ये चीज़ बता दिया। आगे आपको ध्यान देना है, कहा गया है कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है। समझिए हमारी बात, कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको मिटा देते हैं। अगला आपको ध्यान देना है द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग।
लिखा जाएगा पूंजी बजटिंग की प्रक्रिया। इसमें आपको ध्यान देना है, पहला आपको ध्यान देना है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, लिखा जाएगा परियोजना पहचान। याद रखना, हम जो हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल को खर्च करने के पहले हम परियोजना पर विचार कर लेंगे, प्रोजेक्ट पर विचार कर लेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट पे फायदा होगा कि घाटा होगा, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, तब हम कैपिटल के बारे में आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन ना, दूसरा है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। कहा गया है इसका मतलब क्या होता है, इसमें अमल किया जाना है। अमल का फॉर्मुलेशन मतलब होता है निर्धारण, समझिए, प्रोजेक्ट निर्धारण। इसमें अमल किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद आपको ध्यान देना है, दिया गया है परियोजना का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का मतलब होता है प्रोजेक्ट के बारे में पूरा का पूरा वैल्यूएशन किया जाता है। चौथा नंबर आपको ध्यान देना है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद है प्रोजेक्ट कमीशनिंग। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आपको आगे मैं अब जो बताऊंगा वो न्यूमेरिकल बताऊंगा, थ्योरिकल आपको अपने आप से पढ़ लेना है। मेन चीज़ मैंने